हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप आपके साथ मैं लाइव आया हूँ कुछ विशेष इंफॉर्मेशन लेके। आप सभी देख सकते हैं कि मैं आज व्हाइट बोर्ड के साथ लाइव आया हूँ और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सत्र 2025-26 पे चर्चा, यानी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 टू 26 का जो एडमिशन फॉर्म फिलअप हो रहा है अभी। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो 1 नंबर का इंफॉर्मेशन लिखा है वो मैंने लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस पे बहुत अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरा जो चीज है, आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना आरक्षण, यानी जितनी भी कैटेगरियां होती हैं, जैसे जनरल के जो बच्चे होते हैं या ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स होते हैं या एससी एसटी या डिफेंस, जो भी पर्सन्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है वो बहुत डिटेल में मैं आपके साथ साझा करूंगा और आप लाइफ में इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे, है ना। उसके बाद सर देख सकते हैं जो 3 नंबर का इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है वो है सैनिक स्कूल का एग्जाम कैसे करेक्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि हम सैनिक स्कूल में पढ़ाई करें, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आखिर किस तरीके से उसका फॉर्म को हम फिलअप करेंगे, किस तरीके से तैयारी करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर्ड होता है ना। उसके बाद से जो आखिरी है वो है सैनिक स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, यानी सैनिक स्कूल में नामांकन का जो प्रोसेस है वो कैसा है, किस तरीके से होता है, उस पर बहुत ही मैं अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कशन करूंगा, हर चीज आपके साथ साझा करूंगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक पेज पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरा फ्रेंड जो लिस्ट है वो 5000 क्रॉस कर चुका है। तो आप मुझे अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मेरे तक नहीं पहुंचता है, उससे एक फॉलो का ऑप्शन आता है, तो आप उसको फॉलो कर लेंगे तो मैं जब भी लाइव आऊंगा या जो भी इंफॉर्मेशन मैं डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और आप सभी के थ्रू बहुत सारे आपके रिलेटिव्स होंगे या आपके बहुत सारे नियर एंड डियर जो आपके फ्रेंड सर्किल्स के लोग होंगे, यदि उनके बच्चों को आप सैन्य एकेडमी में पढ़ाना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आपका एक छोटा सा ये वीडियो जो आप शेयर करेंगे तो उनके लाइफ का कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ना। तो आपका एक छोटा सा सहयोग होगा जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे बच्चों के लाइफ जो है, करियर है, वो अच्छा हो सकता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो लाइव सेशन है उसको आप शेयर कर देंगे, है ना। और उसके साथ ही साथ मैं अपना यूट्यूब का लिंक भी जब वीडियो ये एंड होगा उसमें मैं डाल दूंगा, यूट्यूब पे भी फॉलो करेंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, सबसे पहले चीज होता है ना कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से एनटीए एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे फॉर्म को फिलअप करते समय। फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है इसका वीडियो मैंने बना के डाल रखा है फेसबुक पे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं चर्चा करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले कैंडिडेट का जो पर्सनल डिटेल्स होता है ना, पर्सनल डिटेल्स बोले तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस, ये सारा कुछ इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जैसे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, पर्सनल डिटेल्स आप समझ चुके होंगे, जो भी आपका पर्सनल डेटा होता है। अब डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, यदि आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आप जनरल के अगर स्टूडेंट हैं, है ना, जनरल, तो इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना है, क्योंकि आपको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलना है, यानी जाति आपको यानी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो जनरल वाले बच्चों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको नहीं बनवाना है, इतना समझ चुके हैं आप। अब बात आती है इसके अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो होता है आपको डीओबी। डीओबी इसका मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है ना,
जन्म प्रमाण पत्र, है ना, ये चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद से है ना आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है ना, रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निवास, है ना, निवास प्रमाण पत्र, ये चाहिए होगा। आपका रेसिडेंशियल हो गया। उसके बाद से आपका इनकम चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, है ना, यानी आय जिसको बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र। मैं सारी डेटा नहीं लिख रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र, निवास हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, है ना। इसके अलावे आपको मैं बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया और इनकम सर्टिफिकेट हो गया, यानी आय प्रमाण पत्र होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उससे अपलोड करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावे जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल, जैसे ये तो जनरल वाले बच्चे हो गए, यहाँ पे आप ऑब्लिक करके ओबीसी एनसीएल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी एनसीएल के बच्चों के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, आय भी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो जनरल के बच्चों के लिए नहीं चाहिए होता था, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। ये ओबीसी एनसीएल के बच्चों के लिए चाहिए। उसके बाद से जो एससी एसटी का स्टूडेंट है तो उनको भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जितने सर्टिफिकेट्स हैं, देखिए ये एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, हम लोग देख सकते हैं ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी और जनरल। तो जनरल के लिए केवल एक डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, क्या, वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो स्वर्ण गरीब का एक रिजर्वेशन दिया गया है, तो अभी डिफेंस में जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का हो या राष्ट्रीय मिलिट्री इंडियन कॉलेज का हो या सैनिक स्कूल का हो, उसमें नहीं मांगा जा रहा है, आपको उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो आपको जो जनरल के बच्चे हैं उनको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। बाकी जो ओबीसी एनसीएल एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनको क्या चाहिए, उनको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, फिर से रेसिडेंशियल भी चाहिए, उनको निवास भी चाहिए, फिर इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसके बाद से आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब देखिए बात क्या है, केवल ये आपको ब्लॉक से बनवाने के बाद से नहीं होने वाला है। ये सारे सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको कहां से बनवाना है, ब्लॉक स्तर से। मैं आपको बता देता हूं, आपका जो भी ब्लॉक होगा, आप अपने प्रखंड से, है ना, प्रखंड से इसको बनवाएंगे। ये जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी कहां से बनेंगे, ब्लॉक से, है ना। ये सभी आप कहां से बनाएंगे, पहले ब्लॉक से बनवा लेंगे। जैसे ही ब्लॉक से आपका रेसिडेंशियल इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद से आपको अनुमंडल कार्यालय में इसको आवेदन देना होता है। जो छात्र बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं, बिहार के रहने वाले अभिभावक हैं, तो उनका क्या होगा, पहले आप अपने ब्लॉक स्तर से कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, है ना। और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जो आपके पंचायत सचिव होते हैं उनसे आप जाके बनवा सकते हैं। और ये जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है, आप रेवेन्यू अफसर जो आपके आरओ होंगे ब्लॉक में, उनके पास ये ऑनलाइन हो रहा है, अभी कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ब्लॉक से बनवाएंगे। उसके बाद से ब्लॉक से जब आपको मिल जाता है तो फिर आप ओबीसी एनसीएल आवेदन करेंगे। कौन से बच्चे, जो ओबीसी एनसीएल से आते हैं, ठीक है, उनको ओबीसी एनसीएल बनवाना होगा। और ओबीसी एनसीएल तभी बनेगा जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, और उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड भी लगता है। तो यदि आपके पास जाति, निवास, आय नहीं रहेगा तो आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाति, निवास, आय बनवाना होगा। जैसे ही जाति, निवास, आय बनता है, वह तीनों डॉक्यूमेंट्स लगा के आप ओबीसी एनसीएल के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि उसमें वो मांगा जाएगा। आप किसी भी कैफे में जाएंगे, उनसे बोलेंगे मुझे ओबीसी एनसीएल बनाना है, मेरा जाति, निवास, आय बन चुका है, वो आपसे ओबीसी एनसीएल के लिए तीनों डॉक्यूमेंट्स लेंगे, साथ ही आधार और फोटो लेंगे और आपका ओबीसी एनसीएल अप्लाई कर देंगे। जब ओबीसी एनसीएल अप्लाई कर देंगे तो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ये ओबीसी एनसीएल उन बच्चों के लिए है, एससी एसटी के लिए नहीं, जनरल के लिए नहीं, केवल ओबीसी एनसीएल वालों के लिए बता रहे हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा कहां से, ब्लॉक से।
तो आपका ब्लॉक से कितने पेपर हुए आप समझिएगा। आपका हुआ एक निवास प्रमाण पत्र, दूसरा हो गया आय प्रमाण पत्र, तीसरा हो गया जाति प्रमाण पत्र, और चौथा हो गया ओबीसी एनसीएल, जिसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर। जिस भी पेरेंट्स का, जिन छात्र छात्राओं के पेरेंट्स का जो इनकम है वह 8 लाख से नीचे होता है, उन्हीं का ओबीसी एनसीएल बनेगा। यदि वह किसी भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और उनके माता पिता का आय जो है वह 8 लाख से अधिक है, तो नॉन क्रीमी लेयर का वो लाभ नहीं ले सकते हैं, उस कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट पर्सन है जिनका बेसिक जो सैलरी है, यदि उनका पूरा जो सैलरी है वो 8 लाख से यदि अधिक होगा तो आप ओबीसी एनसीएल का लाभ नहीं लेंगे, उसके नीचे होगा तो आप ओबीसी एनसीएल का लाभ लेंगे। चलिए, ये 4 प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक से जब बन जाएंगे तो अब इसको आवेदन करना है अनुमंडल कार्यालय से, यानी एसडीओ के यहाँ से, है ना। तो एसडीओ के लिए क्या करना होगा, ये सारा सर्टिफिकेट बन जाएगा, फिर आप जिस कैफे से ऑनलाइन करवाए थे ब्लॉक के लिए वहीं से कह देंगे कि आप हमारा इसको एसडीएम के यहाँ यानी एसडीओ के यहाँ आवेदन कर देंगे, तो वह ऑफिस बैठे ही आवेदन कर देंगे। उसके बाद से आपका सारा सर्टिफिकेट नंबर वही रहेगा, सिर्फ उसमें लिख के आएगा अनुमंडल पदाधिकारी, है ना, और वहां उनका डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है और उनका नेम लिख के जाता है। अब आप एलिजिबल हो चुके हैं आप फॉर्म भरने के लिए, और नामांकन के समय भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, नहीं तो उस समय बहुत दिक्कत होता है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स जितना, ये तो ओबीसी एनसीएल के लिए हो गया। अब जनरल वाले जो बच्चे थे उनको सिर्फ कास्ट ही नहीं बनाना है, बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना है। तो जनरल वालों के लिए भी ये जब डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक से बन जाते हैं तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स केवल ओबीसी एनसीएल को छोड़ के और कास्ट को छोड़ के आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको फिर से आपको भी अनुमंडल से बनवाना होता है। आप अनुमंडल से इसको बनवा लेंगे। अब रहा बात एससी और एसटी के लिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, वो रेजिडेंशियल यानी निवास, आय और जाति बनवा लेंगे, उनको भी सेंसर बनाने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ब्लॉक से बनने के बाद वो भी कहाँ आवेदन कर देंगे, एसडीओ ऑफिस। एसडीओ ऑफिस सब डिविजनल जो ऑफिस होता है यानी अनुमंडल कार्यालय से इसको निर्गत करवा लेंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स के अभाव में बहुत सारे छात्रों का कभी कभी नामांकन नहीं हो पाता है। तो आप सभी जितने सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी इस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बना लें और इसके बाद ही फॉर्म को भरें, ताकि उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मन में संशय है, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख के भेजेंगे, मैं उसका 100% रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है, अब इसे मैं मिटा देता हूं, है ना। अब हमारा चर्चा जो है वह 2 नंबर जो टॉपिक है उस पे करना है ना। 2 नंबर जो चीज है वो आप देख सकते हैं, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलना है ना। तो ये रिजर्वेशन जो कैटेगरी है इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये इतना मतलब सेंसिटिव चीज है और बहुत ही जटिल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसे आप और हम कभी कभी जल्दीबाजी में समझ नहीं पाते हैं, और ये समझना भी जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप गलत कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, जैसे ही गलत कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं आपका सिलेक्शन तो हो जाता है, और अंततः होगा तो क्या होता है, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। उसमें बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया, एग्जाम दिया, है ना, और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद से नामांकन नहीं होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, जितने सारे पेरेंट्स हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, रिजर्वेशन पॉलिसी ना समझने का अभाव में उनसे गलतियां हो। मैं नहीं चाहता हूं कि उनसे कोई गलती हो, है ना। आप मुझसे विश्वास करते हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है, इट्स माय ड्यूटी कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, किस कैटेगरी को ये हो चुका है, हम इस पे ऑनगोइंग है, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, तो हम समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से, है ना, कि आपको किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। सपोज कीजिए कि किसी विद्यालय में 100 सीट है ना, कितना सीट है, 100। हम मान लेते हैं कि 100 सीट है। थोड़ा सा ये पानी ज्यादा लग गया है, आप सभी बीच बीच में लाइक करते रहें, आपकी लाइक और शेयर से मेरा आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है ना। और
मुझे भी वीडियो बनाने में, जानकारी देने में बहुत इंटरेस्ट होता है ना। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सेशन पहुंच सके और वो भी लाभ उठा सके। देखिए समझते हैं हम कैसे इसको, किस कैटेगरी को कितना लाभ मिलता है। सपोज कीजिए कि किसी स्कूल में 100 सीट है ना, 100 सीट है ना। चल नहीं रहा है भाई। ठीक, अब क्या होता है, सैनिक स्कूल का जो सीट मैट्रिक्स है वो किस तरीके से है। जैसे होम स्टेज, इसमें 2 कैटेगरियां हो जाती हैं, है ना। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा पानी लग गया ना, बोर्ड का यूज होता नहीं है, असुविधा के लिए खेद है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है। सपोज कीजिए, ये चल ही नहीं रहा है भाई। चलिए समझते हैं। 100 सीट है तो उसमें कैटेगरी होता है, एक होता है आपका होम स्टेट, या यूटी लिख सकते हैं, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरी जो होता है, और एक हो गया आपका अदर स्टेट। ठीक है, अदर स्टेट, है ना। अब देखिए इसमें समझना क्या है, आप अच्छे से थोड़ा इसको समझिएगा, ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन मैं बहुत इजीएस्ट वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये हो गया कैटेगरी। सैनिक स्कूल सोसाइटी कहती है यदि किसी विद्यालय में 100 सीट है, कितना सीट है, 100 सीट, तो उसमें से जो 67 सीट है, यानी 67% जो सीट है वो होम स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है, 67%। तो उस 67% में ऑल कैटेगरीज आएगी, चाहे वो डिफेंस कोटे का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी एनसीएल का हो। और बाकी जो 33% सीट है वो अदर स्टेट के सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। तो सपोज कीजिए 100 का 67% आपका 67 सीट हो गया, 100 का 33% आपको 33 सीट हो गया। अब रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है वो क्या है, हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं एससी वाले बच्चे, एससी, है ना। क्या ये दिख रहा है आप सभी को? यदि दिख रहा है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। एससी, तो इनका जो रिजर्वेशन है 67% का 15, यानी 67, जो 67 सीट है, 67 सीट इनके लिए है, ठीक है ना रिजर्व, और इनके लिए 33 है। तो 67 का 15%, है ना, इसको आप 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आप निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। 67 का 15%, 67 का कितना बाबू, 15%। तो ये 67 का 15% आप जब निकालेंगे तो ये 10.5 आएगा, 10.5। लेकिन हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं, है ना, तो इसको हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, 10.5 आएगा। अब कहता है ये किसका हो गया, एससी का, आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद से आता है एसटी, तो एसटी जो है उनके लिए कितना रिजर्व है, 67 का 7.5%। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 67 का 7.5%। ये आप निकालेंगे 67 गुणे 7.5 अपॉन 100, उसको कटा के लाएंगे तो वो आ जाएगा। तो यदि 67 का 7.5 आप निकालेंगे तो वह लगभग वो आएगा 5.025। तो इसको हम राउंड फिगर में मान के चलते हैं 5 सीट, है ना, 5 हो गया। अब उसके बाद से आप देखेंगे, उसके बाद से आता है ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल जो है इनके लिए क्या है, 67 का 27% रिजर्वेशन है। तो यदि आप 67 का 27% निकालेंगे तो वह 18.09 आएगा। तो हम इसको कितना लेके चलते हैं, 18 मान लेते हैं, ठीक है, 18 मान लेते हैं। अब क्या होता है,
अब एक बैलेंस सीट करना होता है। बैलेंस सीट करने का मतलब है कि आप देख रहे थे कि राउंड फिगर के वास्ते भी कुछ डिजिट आ रहे थे, जैसे कि हमने 67 का 15% गलत तो आपका 10.5 आया, लेकिन हमने 10 लिया, तब उस सीट का ही बैलेंस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी, यानी उनकी भाषा में कहा जाए तो एक मैथमेटिकल मतलब होता है, एक टर्म्स यूज किया जाता है जिसको हम बैलेंस सीट करते हैं। तो बैलेंस सीट का मतलब क्या होता है कि जो भी सीट एक्स्ट्रा इधर उधर हो रहा था उसको हम एक राउंड फिगर में बैठाते हैं, इसको हम बैलेंस सीट लिख सकते हैं, बैलेंस सीट, राइट। ये हो गया बैलेंस सीट। तो बैलेंस सीट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे होम स्टेट के बच्चों के लिए, यानी जिस राज्य के बच्चे हैं, उस जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के लिए 67 सीट रिजर्व है। तो 67 सीट में से हम 67 सीट में से माइनस कर लेंगे कितना, ये एससी का 10 सीट, एसटी का 5 आया है और ओबीसी एनसीएल का 18 आया है। तो हम क्या करेंगे, 10 + 5 + 18, जब हम इसको जोड़ेंगे तो 18 5 कितना हो गया आपका 23, 23 10 33, यानी 67 में से 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 34 सीट। यानी क्या हुआ कि जो हमारे पास होम स्टेट के लिए 67 सीट था, उसमें से एससी को हमने 10 दे दिया रिजर्व करके, एसटी को 5 दे दिया और ओबीसी एनसीएल को कितना दे दिया, 18 सीट, राइट। अब हमारे पास कितना सीट बच गया, मात्र 34। जब ये 34 सीट बच गया तो आप जानते हैं कि ये सैन्य स्कूल है, तो जो भी सेना में जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो सैनिक हैं, चाहे वो एक सर्विसमैन हो चाहे वो अभी वर्तमान में सेना में कार्यरत हो, तो उनके बच्चों के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसीज इसमें अपनाई गई है। तो अब डिफेंस के बच्चों के लिए कितना % रिजर्वेशन है वो हम देखते हैं, है ना। एक चीज उसमें मैं ऊपर बताना भूल गया था कि डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो जितने सारे सर्टिफिकेट हमने बताया था वो चाहिए ही। उसके बाद से एक डिपेंडेंट उनका सर्टिफिकेट होता है, डिपेंडेंट जो सैनिक के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनके लिए एक डिपेंडेंट वहां से सर्टिफिकेट बनता है, तो सैनिक वाले बच्चे वो बना लेंगे, राइट। जैसे ही आप सब सेलेक्ट करेंगे हाँ मैं डिफेंस कोटा से बिलोंग करता हूं, तो वो सब सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, राइट। तो डिफेंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो आपका 25% है। तो अब 67 का 25% हम नहीं निकालेंगे, 67 में से इन 3 कैटेगरी को सीट देने के बाद से जो सीट बची है, यानी 34 सीट बचा, आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस 34 का 25%, यानी 34 का 25% किसके लिए रिजर्व है, डिफेंस के लिए। अब 34 का 25% आप जब निकालेंगे तो वह 8.5 आएगा, तो इसको यहां पे इन्होंने 9 माना है, क्या मानेंगे, 9 सीट, राइट। ये हो गया डिफेंस कोटे के बच्चों के लिए। अब बचता है जनरल कोटे के बच्चों के लिए सीटें कितनी बची, तो आप यहाँ पे जो जनरल वाले छात्र हैं, है ना, या जो अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो 34 सीट आपका बचा था ना इन 3 कैटेगरी को देने के बाद से, तो 34 का जब हमने 9 निकाल लिया सीट डिफेंस कोटे का, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 34 - 9, राइट। ये बैलेंस सीट करते हैं हम। 34 जो सीट था यहाँ पे, इसमें से 9 तो डिफेंस के लिए दे दिया, तो 34 माइनस हम 9 करेंगे तो ये आपका टोटल सीट आएगा कितना, 25, यानी 25 सीट क्या है, जनरल कोटे के बच्चों के लिए है। तो ये सारा फंडा हम होम स्टेट के बच्चों के लिए बताते हैं। यदि कोई बिहार का छात्र है और वह बिहार में जो सैनिक स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल गोपालगंज है, नालंदा है, तो उस सैनिक स्कूल के फॉर्म भरा है, तो बिहार के छात्रों के लिए 67 सीट क्या रहेगा, रिजर्व, और उस 67 का एक कैटेगरी वाइज क्या हो गया, सीट डिटेल्स हो गया, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे, यदि नहीं समझे होंगे इसको बैक करेंगे और दोबारा देखेंगे, आपको जरूर समझ में आएगा। तो इतना सीट आपका हो गया क्या, रिजर्व। अब इस टोटल को आप जोड़ देंगे ना, यदि 10 5 15 और 15 18 33 और 33 और उसमें 33 ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 33 जोड़ लीजिए, और 33 और 9 जोड़ेंगे तो आपका लगभग 42, आप 42 और 5 47 और 47 20 67। तो हम सही हैं, हमारा जो 67 सीट रिजर्व था होम स्टेट के लिए, ये हम टोटल जब किए तो 67 आ गया। अब बात आता है इस 33% जो सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व क्या है, तो आप सोचेंगे कैसे। मान लीजिए सैनिक स्कूल गोपालगंज और नालंदा जो बिहार में है, लेकिन बिहार के अलावा जो बच्चे, जो हमारे 27 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, तो उन स्टेट के बच्चे भी यहाँ फॉर्म भरते हैं, तो वहां भी ओबीसी के छात्र होंगे, डिफेंस के छात्र होंगे, एससी के छात्र होंगे, एसटी के छात्र होंगे, तो सेम फंडा यहाँ अपनेगा।
यानी यहाँ 67 का 15 निकाले है ना, तो यहाँ क्या निकालेंगे 33 का 15 एससी के लिए, वैसे ही 33 का 7.5 किसके लिए एसटी के लिए, वैसे ही 33 का 27% किसके लिए ओबीसी एनसीएल के लिए। अब फिर यहाँ भी बैलेंस शीट करेंगे, जैसे यहाँ पे किया ना बैलेंस शीट समथिंग जो आ रहा था, तो जब हम यहाँ बैलेंस करेंगे तो ये जब 33 का आप 15% निकालेंगे तो लगभग जो होगा 33 का 15 तो 4.95 आएगा, तो उसको हम 5 मान लेंगे। उसके बाद 33 का 7.5 करेंगे तो लगभग 2.475 आएगा, तो उसको हम 2 मान के चलेंगे। उसके बाद से 33 का हम 27% करेंगे तो वो आपका 8.9 आएगा, जिसको हम 9 मान के चलेंगे। तो हम बैलेंस शीट कैसे कर रहे थे, टोटल सीट में से इन 3 कैटेगरी को सीट देने के इसको ऐड करके उसमें माइनस करते थे। तो टोटल सीट हमारा 33 है, तो 33 माइनस 5 2 7 और 9 7 16, तो 33 में से आप 16 घटा दीजिए। तो यदि 33 में से 16 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया 17, राइट। अब क्या है, अब इसमें भी डिफेंस कोटा होगा ना अदर स्टेट का, तो हम क्या करेंगे 17 माइनस है ना, जो हमारा सीट यहाँ पे कितना बच गया 17 सीट हुआ। और उसके बाद से ये टोटल हमने 1 सेकेंड, ये 34 का 25% हो गया, हाँ 17 का 25% हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 17 का 25% निकालेंगे, क्योंकि 25% यहाँ भी रिजर्व है किसके लिए डिफेंस कोटा के लिए। तो जब हम 17 का 25% निकालेंगे तो लगभग वह 4.25 आएगा, तो इसको हम 4 मानेंगे। अब यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के अदर स्टेट के बच्चों का सीट बच गया, तो हमारा यहाँ 17 बचा था, यहाँ पे 4 इनको मिल गया, तो 17 माइनस 4, तो 17 में से जब 4 घटाएंगे कितना बच गया 13। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 9 और 7 16 और 16 16 32 32 33 33 4 37, सॉरी गलत हो रहा है, 5 2 7 और 7 9 16, ये 17 तो यहाँ से माइनस किया ना, इसको नहीं जोड़ा है, 16 16 4 20 और 20 और 13 कितना हो गया 33, कितना हो गया 33। तो आप जोड़ लीजिए 67 होम स्टेट और 33 अदर स्टेट, ये 100 सीट हो गया ना। तो ये है रिजर्वेशन पॉलिसीज, यानी एससी के लिए होम स्टेट में 10 सीट है, यानी 100 के हिसाब से, यदि यहाँ 80 भी सीट हो सकता है, मान के चलिए 100 सीट कहीं कहीं होता है 3300 सैनिक स्कूल में, तो यदि 80 सीट होगा तो 80 का क्या निकालेंगे 80 का 67%, वो टोटल होम स्टेट का हो गया, फिर 80 का 15%, फिर 80 का 7.5, फिर 80 का 27, फिर 67 सॉरी 80 का उसमें से जितना होगा ऐड कर लेंगे, फिर जितना बचेगा उसका इतना परसेंट। वैसे ही यहाँ पे 33 की जगह पे और कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर सब जो सीट था वो 100 मैंने समझाने के लिए रखा था। तो आप समझ चुके होंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसीज कैसी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए ये हमने चर्चा कर दिया, अब बचा है सैनिक स्कूल एग्जाम कैसे करें है ना, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, राइट। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है उसको हम कैसे करें। मिटाने वाला मेरा कहाँ गया, रुमाल मैंने कहाँ रख दिया भाई। चलिए वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। सैनिक स्कूल का एग्जाम कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानना होगा कि एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या होती है, और इस फॉर्म को अप्लाई कौन कर सकता है। यदि आप क्लास 6 के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका उम्र 31 मार्च 2025 को न्यूनतम उम्र 10 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम उम्र 12 वर्ष होना चाहिए। यदि आप क्लास 9 के लिए प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम उम्र 31 मार्च 2025 को 13 वर्ष और अधिकतम उम्र 15 वर्ष होना चाहिए। तो सबसे पहले यहीं पे सवाल लगता है कि क्या आप उस उम्र के पड़ाव में हैं कि आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं या 9th के लिए। यदि हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे और उसके लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, और क्लास अगर 6 के लिए अप्लाई करते हैं तो क्लास 5th में आप पढ़ रहे हो, क्लास 9th के लिए अगर अप्लाई करते हो तो क्लास 8 में आप पढ़ रहे हो, है ना, और आप मार्च में पास आउट हो जाए। सबसे पहले ये हुआ। अब उसके बाद से क्या होता है कि आपको कैसे प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए ना। तो मैं मोटा मोटी सिलेबस का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बता देता हूं कितने प्रश्न किस किस विषय से पूछे जाते हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं अब इस पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स यानी गणित के जो प्रश्न होते हैं
उनकी संख्या जो होती है वह 50 होता है ना। 50 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से, और एक प्रश्न जो होता है वो 3 नंबर का होता है। तो ये 150 नंबर का हो गया पहला। अब दूसरा जो विषय है वो होता है रीजनिंग। ठीक है ना, जिसको हम बुद्धिमत्ता भी बोलते हैं। वो आपका जो हो गया वो हो जाता है 25 प्रश्न, और ये 2 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ 3 मार्क्स नहीं, ये 2 मार्क्स थे, ये हो जाएंगे 50 अंक टोटल। अब इसके बाद से एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज यानी भाषा, है ना। तो भाषा में बहुत सारे, जैसे कोई बच्चा गुजरात से है तो गुजराती भी आता है, महाराष्ट्र से है तो मराठी भी आता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो मुझे लगता है इंग्लिश और हिंदी ही लेते हैं। तो या तो आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश, या कोई और लोकल लैंग्वेज जो वहां पे रखा गया है ना। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश और हिंदी ही आप मान के चले। तो यहाँ पे आप हिंदी HND में लिख देता हूँ शॉर्टकट में, या ENG इंग्लिश, आप कोई एक विषय लिख सकते हैं। और ये भी कितने प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा के? 25। तो 25, इसका भी 2 मार्क्स होता है, 25 गुना 50। ठीक है, ये 200 अंक हो गया। अब उसके बाद से चौथा आता है आपका जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान। ये भी आपसे पूछे जाते हैं 25 प्रश्न। तो देखिए ये आपके 4 सब्जेक्ट हुए ना। अब देखिए 150, फिर 200, 250, 300, टोटल पूर्णांक जो होता है वह 300 अंक का होता है। अब एक चीज यहां समझना बहुत जरूरी है। अब मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर, मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अर्थमेटिक्स से, यानी अंक गणित से, जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है मेंसुरेशन का, है ना। उसके बाद से आपके उसमें ज्योमेट्री भी हो जाएगा, अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, फ्रैक्शन हो गया। वो मैं एक दिन डिटेल्स में सारा डिस्कशन मैं करूंगा आपके साथ। आप चैनल को मतलब फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां मैं डिटेल में आपके साथ साझा करूंगा। अब रीजनिंग के प्रश्न हो गए, तो इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर उसमें पूछे जाते हैं, है ना। काउंटिंग फिगर भी आता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी आता है, ब्लड रिलेशन भी आता है, और भी बहुत सारे आपके सिमेट्रिक भी आता है, और भी सारे चैप्टर्स हैं जो मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अब लैंग्वेज, भाषा, हिंदी में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। वर्णमाला हो जाता है, आपके स्वर हो जाते हैं, आपके क्या बोलते हैं, मुहावरे हैं, और उसके बाद से आपका और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैं आपको एक एक करके वहां पे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, है ना, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि हो गया है ना, और वर विच्छेद है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वो ग्रामर का जितना भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण होते हैं, वैसे ही इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश का जो ग्रामर होता है वहां से वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, एंटोसाइनो पूछे जाते हैं, है ना, आपके आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, वो सारा डिस्कशन करूंगा। अब जनरल नॉलेज में आपका साइंस भी आ जाता है, हिस्ट्री भी आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो मैं डिटेल्स में आपके साथ बताऊंगा। तो यदि आपका इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ है, और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करना होता है, प्रॉपर वे में उसके सिलेबस को पढ़ना होता है। मैं बहुत डिटेल्स में आपको बताऊंगा, और बहुत ही जल्दी आपके लिए लाइव और भी सारी चीजें जो आपको नोट्स चाहिए वो मिलेगा, है ना, मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इन सभी सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं, तो आप इस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और इसमें मैं भरपूर आपकी मदद करूंगा। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथा प्रश्न है, सैनिक स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है, सैनिक स्कूल में फाइनली नामांकन आपका कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको बता ही चुका हूं कि सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा किस क्लास के देने के लायक है। यदि एलिजिबल हो गए, उसके बाद से आपका 300 अंक का प्रवेश परीक्षा होता है। उस 300 अंक में आपको जो मेरिट बनता है, लगभग जितने भी अच्छे सैनिक स्कूल हैं वो 250 प्लस ही होते हैं, 240 भी हो जाता है। कैटेगरी वाइज जो मार्क्स होते हैं वो वेरी करता है ना। उसके बाद से जब आप सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा पास कर जाते हैं, उसके बाद से आपका मेडिकल होता है। क्योंकि ये डिफेंस का स्कूल है, तो इसमें डिसेबिलिटीज के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं लिया जाता है। जैसे कोई पैर से यदि विकलांग हो, है ना,
बधिर हो और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी ऑर्डर्स हो सकते हैं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, वो रिजर्वेशन भी नहीं है और वैसे बच्चों को इसमें नहीं लिया जाता है ना। तो आपका मेडिकल होता है प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मेडिकल होता है। आपके फ्लैग फुट्स को देखे जाते हैं, आपके आईज को देखा जाता है 6/6 का है कि नहीं, आपके कान को देखा जाता है, आपकी दांत की काउंटिंग होती है, चेस्ट, ब्लड टेस्ट, बहुत सारा चेकअप होता है। उसके बाद से फाइनली जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद से आपका मेरिट बनता है। और जब मेडिकल और आपके जो रिटर्न एग्जामिनेशन हुए रहते हैं, उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट बनता है और उस फाइनल मेरिट के आधार पे आपका सैनिक स्कूल में नामांकन होता है। अब आपके मन में एक सवाल बहुत ही कौंध रहा होगा कि भाई सैनिक स्कूल में, ये सैनिक स्कूल है क्या, यहाँ हमारे बच्चे पढ़ के क्या करेंगे? तो मैं आपको छोटे सा बस 1 मिनट में बता देता हूँ कि देखिए, यदि आपके बच्चे का अगर मिनिमम एज 10 वर्ष में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन क्लास 13 में हो जाता है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 16 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र में आपका बेटा या बेटी क्या 12th पास कर जाते हैं। जो यहाँ पे बच्चे आपके क्लास 6 में नामांकन पाते हैं, वह लगभग 7 वर्ष यहाँ पढ़ाई करते हैं और सीबीएसई कैरिकुलम से पढ़ाई होता है और वो बच्चे आपके वहां से 12th पास करते हैं और उसके बाद से एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो एग्जाम होता है ना, उसके थ्रू आपके बच्चे जो सेना है, मिलिट्री फोर्सेस है, उस मिलिट्री फोर्सेस में आपको आ जाएगा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। आर्मी बोले तो आपका थल सेना, और नेवी बोले तो जल सेना, और एयरफोर्स बोले तो वायु सेना। ये पैरा मिलिट्री फोर्सेस नहीं, मिलिट्री फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। तो इन मतलब डिफेंस जो ब्रांचेज हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उसमें आपका बच्चा 17 से 18 वर्ष की उम्र में लगभग A1 कैटेगरी के जो अफसर होते हैं, कोई बच्चा आर्मी में जाके लेफ्टिनेंट बनता है, कोई एयरफोर्स में जाके विंग कमांडर बनता है, कोई नेवी में जाके चीफ मार्शल, बहुत सारे पोस्ट, चीफ मार्शल तो नहीं बनता है, वहाँ जो अफसर के जो फर्स्ट कैटेगरीज होती हैं वहाँ वो अपॉइंट होते हैं। और आप क्या समझते हैं, आपका बच्चा 17 से 18 वर्ष की उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में मतलब फर्स्ट क्लास का अफसर बनता है। जिस उम्र में बच्चे आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे जिनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, अच्छे से उनका एजुकेशन नहीं हो पाता, वो रोड पे घूम रहे होते हैं, उस एज में आपका बेटा या बेटी डिफेंस में उतने बड़े पोस्ट पे सुशोभित होते हैं और एक रॉयल जॉब है। डिफेंस का जो जॉब है, बात वहां पैसे की नहीं है, बात वहां इज्जत की है, शान की है, शौकत की है, एक रॉयलिटी वाला जॉब है। वहां आपके बच्चे, उनके कंधे पे स्टार लगता है, जब ओटीए से वो ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, आप जाके उनके कंधों पे सितारे लगाते हैं। और आर्मी के, एयरफोर्स से, नेवी के जो चीफ मार्शल होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, सेना के अध्यक्ष होते हैं, वे आते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आप कभी टीवी पे, न्यूज चैनल पे देखा होगा आपने कि किस तरीके की एक्टिविटीज होती है, और उस तरीके के जो सेमिनार्स होंगे। और जब आपके बच्चे या बच्ची जब उस ओटीए से ऑफिसर ट्रेनिंग प्राप्त करके जब उनके कंधों पे सितारे लगाए जाते हैं, तो आपका जो सीना है वो वाकई में 56 इंच का होता है। और बच्चे भी अथक प्रयास और इतना मेहनत करके डिफेंस का जो रूल्स रेगुलेशंस होता है, जब बच्चे आपके सैनिक स्कूल से आते हैं तो आपको बताएंगे कि पापा जी ऐसे रहना चाहिए, मम्मी ऐसे रहना चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज आपके साथ साझा करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा सैनिक स्कूल में जब आपका पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होता है, उसमें आपको बुलाया जाता है, बहुत सारी चीजें आपके साथ साझा की जाती है। आपके बच्चे वर्दी में पढ़ते हैं, जो सेना का सारा रूल फॉलो करते हैं, वहाँ फॉलोइंग होता है, वहाँ एक्सरसाइज होता है, वहाँ ड्रिल कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ नेशनल लेवल के आपके गेम्स खिलाए जाते हैं। वो इतना अच्छा चीज है, वहां से आपका बच्चा हर क्षेत्र में जा सकता है। वहां से बच्चे एनसीसी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होता है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ 1 बाय 1 करके चर्चा करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक टॉपिक मैं आपके साथ लेके आऊंगा। आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, बहुत लंबा सेशन हो चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था और ये बिना समय लिए नहीं बता सकता था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, तो कई सारे लोगों का भला हो सके। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।